नमस्कार, आज है 28 मार्च, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश। पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। 31 मार्च को संसद में होगी बहस। तालिबान का नया फरमान, महिलाओं को बिना पुरुषों के हवाई जहाज में उड़ने की इजाजत नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में फिर होगी बातचीत। यूक्रेन बोला, हम शांति चाहते हैं। G7 ने ठुकराई रूस की रूबल में भुगतान की मांग। इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और टेलीकॉम में दिखेगी जॉब की भरमार। टीम लीज की रिपोर्ट 2026 तक इन सेक्टर्स में पैदा होंगे 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नौकरियां। इंडिया 360 में करेंगे आपके काम की बात। किन रोल्स की है ज्यादा डिमांड, कैसे आपको करनी है इन नौकरियों की तैयारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े बीजेपी टीएमसी विधायक। बीरभूम मामला उठाने के बाद हंगामा। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायक सस्पेंड। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद विधानसभा में हंगामा। आम आदमी पार्टी विधायकों की आदेश गुप्ता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने विधायक के तौर पर ली शपथ। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को मिलाया हाथ। 18वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव। प्रमोद सावंत ने ली गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। लगातार दूसरी बार बने सीएम। 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। पीएम मोदी भी रहे समारोह में शामिल। आज से 2 दिन की हड़ताल पर देश भर के सरकारी बैंक। निजीकरण के विरोध में हड़ताल, कामकाज पर दिखने लगा असर। और बाजार ने की हफ्ते की मजबूत शुरुआत। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 225 अंक हुआ रिकवर। बैंक निफ्टी में दिखा 700 अंकों का सुधार। बैंक, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों से मिला अच्छा सपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत कवर स्टोरी के साथ। तो आज इंडिया 360 में रूस, यूक्रेन और चीन में लॉकडाउन समेत कई अहम खबरों का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है यह भी आपको बताएंगे। देश के भीतर किस तरह की राजनीति चल रही है यह भी आपको बताएंगे। लेकिन आज इंडिया 360 में शुरुआत कर रहे हैं आपके काम की एक अहम खबर से। वक्त वक्त पर देश में रोजगार को लेकर कई रिपोर्ट्स आती हैं। इन रिपोर्ट्स के जरिए आपको पता चलता है कि देश में नौकरियों के मोर्चे पर क्या हो रहा है। आज एक ऐसी ही एक रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका 360 डिग्री विश्लेषण कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स कंपनी टीम लीज ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 सालों के भीतर 3 सेक्टर्स में 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सर्वे के मुताबिक ये सेक्टर हैं टेलीकॉम सेक्टर, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग। तो इन फील्ड में किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नौकरियां आने की उम्मीद है, इन नौकरियों को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, किस तरह के स्किल सेट की आवश्यकता है, इस रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मोटा मोटा समझिए इस रिपोर्ट में है क्या, फिर इसकी और परतें हम खोलने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे आपके लिए। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और टेलीकॉम सेक्टर में जॉब्स की बहार आने वाली है। इन सेक्टर्स में 2026 तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। ये सामने आया है टीम लीज सर्विसेज के स्टाफिंग विभाग टीम लीज डिजिटल की रिपोर्ट में। प्रोफेशनल स्टाफिंग डिजिटल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सेक्टर्स में नौकरी के मौके सालाना 25 से 27% बढ़ने की उम्मीद है। फर्म के मुताबिक पीएलआई स्कीम और विदेशी निवेश बढ़ने से इन सेक्टर्स में स्किल्ड कैंडिडेट्स की मांग बढ़ी है। कुल जॉब्स में से 17% नौकरियां बेहद कुशल और एक्सपर्टीज रखने वाले कर्मचारियों के लिए होंगी। स्किल्ड एम्प्लॉयज की मांग मौजूदा वक्त में 45.65 लाख है।
ये बढ़कर 2026 तक 90 लाख हो जाएगी। 5 सालों में जीडीपी में इन सेक्टर्स की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों को अपनी संख्या बल में इजाफा करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को मिल रहे बढ़ावे के चलते इन सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और इनकी वजह से टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ने वाली है। 750 से ज्यादा एम्प्लॉयज की राय के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनियों ने स्पेशलाइज्ड रोल्स में ज्यादा भर्तियां की हैं। इस वित्त वर्ष में कंपनियों ने आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग को तवज्जो दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग में जिन रोल्स की सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाली है उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटीरियल डिजाइन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर समेत तमाम रोल शामिल हैं। वहीं टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो यहाँ टेलीकॉम इंजीनियर, स्पेशलिस्ट टेलीकॉम सिक्योरिटी, 5G टेलीकम्युनिकेशन, साइबर और सिक्योरिटी कंसल्टेंट समेत अन्य रोल्स की डिमांड रहेगी। कोरोना की वजह से लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान हेल्थ केयर सेक्टर पर गया है। ये सेक्टर भी कई बदलावों से गुजर रहा है और इन बदलावों के बूते यहाँ भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ केयर सेक्टर में होम हेल्थ केयर, नर्स प्रैक्टिशनर, मेडिकल कंसल्टेंट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट समेत अन्य की डिमांड दिखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर का कुल बाजार 1,14,000 करोड़ से ज्यादा का है। इन सेक्टर्स में 4.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश की कुल वर्कफोर्स का 8.5% से ज्यादा है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ते ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस वक्त हम खड़े हैं 2022 में और ये जो आउटलुक आया है ये आया 2026 का, यानी कि 4 साल हैं आपके पास। अगर आप, आपके आसपास का कोई, आपका अपना, आपके अपने परिवार के लोग, बच्चे, कजन, फ्रेंड, कोई भी आजकल 11th 12th या फर्स्ट ईयर में है तो 4 साल बाद आप देखिए आप कैसे इस ग्रोथ स्टोरी में जॉब्स की पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट को और खुलकर समझने की कोशिश करते हैं, इसकी और परतों को समझने की कोशिश करते हैं। किस सेक्टर में कितनी नौकरियां होंगी, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ मौजूदा दौर में इस वक्त क्या है इंजीनियरिंग की और बाकी जो चीज़ों में सेक्टर में पार्टिसिपेशन कितना है ये ज़रा आपको बताते हैं। खास तौर पर हमने आपके लिए ग्राफिक्स बनाए हैं, इन ग्राफिक्स को याद रखिए, समझाने के लिए मैं हूं। देखिए 5 साल का जो जॉब आउटलुक है वो क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 2021-22 में जो टोटल कामगार है, जो टोटल वर्कफोर्स है इंजीनियरिंग के सेक्टर में, अगर आप देखेंगे तो ये 3 करोड़ लोगों का है। यानी कि मौजूदा वक्त में इंजीनियरिंग के क्षेत्र से लगभग 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में। अब ये जो रिपोर्ट कहती है 2025-26 में कामगारों की जो संख्या है वो 3 करोड़ 80 लाख हो जाएगी, यानी कि 80 लाख अगले 4 सालों में नए जॉब्स जनरेट होंगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इसी तरह से आप देखिए इसमें से भी अगर हम स्पेशलाइज्ड स्टाफ शेयर की बात करें तो 2020-22 में, यानी कि इस दौरान जब हम खड़े 10% के आसपास टोटल वर्कफोर्स का, यानी कि 3 करोड़ का 10% आपके वो लोग हैं जो लोग स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स का हिस्सेदार हैं। लेकिन ये 2026 तक 15% ये वर्कफोर्स में स्पेशलाइज्ड लोगों की आबादी हो जाएगी, यानी कि जो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग क्षेत्र के जुड़े होते हैं। इसके अलावा देखिए आप इंजीनियरिंग क्षेत्र का 2025 तक कुल जीडीपी में योगदान 27%। ये आप इस आंकड़े को जरा गौर से देखिएगा, मैं इस पर अलग से विश्लेषण करूंगा। जीडीपी में योगदान इंजीनियरिंग के क्षेत्र का 27%, ये बहुत बड़ा चंक है। जीडीपी में 27% का योगदान इंजीनियरिंग सेक्टर से आएगा। आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको भविष्य में इंजीनियर बनना है या इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए काम में अगर आपको हाथ आजमाना है, आप ग्रोथ देख लीजिए क्या शानदार 27% का टोटल जीडीपी में होगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज अंबार होंगी इंजीनियरिंग में। अब आते हैं जरा टेलीकॉम को समझने की कोशिश करते हैं। मौजूदा स्थिति क्या है। FY 21-22 में कामगारों की संख्या कुल देश में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं 40 लाख, राइट। अब इसमें से अगर आप 2025-26 में जो टीम लीज की रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि 60 लाख होंगे, यानी कि 20 लाख 2 मिलियन जॉब्स टेलीकॉम सेक्टर में जनरेट होंगे अगले 4 सालों में। इसमें भी जब स्पेशलाइज्ड स्टाफ शेयर अगर आप देखेंगे मौजूदा वक्त में ये 11% है
यानी कि 40 लाख का 10%, 4 लाख के आसपास आप समझ सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड स्टाफ शेयर जो 2026 तक होगा वो 16% होगा। यानी कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग रोजगारों में भी अगर आप स्पेशलाइज्ड कोई कोर्स करते हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। 6% तक बढ़ जाएगी, 5% तक बढ़ जाएगी 2026 तक। अब 2025 तक जीडीपी में कितना योगदान होगा, यह भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 10% ऑफ द जीडीपी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज टेलीकॉम सेक्टर में भी आने वाली हैं। एक और सेक्टर हेल्थ केयर की, जिसकी टीम लीज ने जिक्र किया है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 5 साल के लिए अनुमान है 2021-22 में मौजूदा वक्त में हेल्थ केयर से जुड़े हुए जो कामगार हैं वो लगभग 75 लाख लोग जुड़े हुए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, अलग अलग जो वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। 2025-26 तक ये जो कामगार हैं 95 लाख हो जाएंगे, यानी कि 20 लाख यहां भी जॉब जनरेट हो रही है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड स्टाफ शेयर जो है वो 2022 यानी कि मौजूदा वक्त में 15% है और 2026 तक ये बढ़ के 25% हो जाएगा। 10% का उछाल यहां भी आएगा और 2025 तक जीडीपी में योगदान जो होगा वो 2.5% का होगा। सरकार ने भी हेल्थ केयर में अपना जो लक्ष्य रखा हुआ है जीडीपी का 2.5% तक खर्च करने की बात कही है। तो उस अनुपात में अगर आप देखें तो मौके कई हैं। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील चमन कोटिल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि टीम लीज से जुड़े हुए हैं और इस पूरा जो सर्वे जो किया है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि इंजीनियरिंग में सर जबरदस्त मौके आने वाले हैं। आप लोगों की रिपोर्ट कह रही है कि अगले 3-4 सालों में लगभग 80 लाख इंजीनियरिंग से जुड़े हुए रोजगार मिलेंगे। क्या आपके रिपोर्ट का आधार है? और ऑब्जर्वेशंस तो हमने बताए हैं, इनको जरा और छान के हमारे दर्शकों के लिए बताइए। इस रिपोर्ट बनाने के टाइम पे 750 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एमिनेंट इंडस्ट्री हाउसेस से कंसल्ट किया है, क्योंकि उनका अनुभव रहता है इस इंडस्ट्री में, काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो अनुमान है उसको करेक्ट करने के लिए हम उनसे भी सर्वे किया है। उसके बाद हमने सारे आंकड़ों को डिटेल में समझा है और उस हिसाब से हमने रिपोर्ट बनाया है। जो भी हम इस रिपोर्ट में कह रहे हैं उसका काफी प्रोग्रेस इसी साल में हमने देखा है। ये 3 क्षेत्रों में इस साल में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। जैसे अगर इंजीनियरिंग सेक्टर लेते हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में 29.2 मिलियन से 30 मिलियन तो इसी साल ग्रोथ हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर में 3.9 मिलियन से 3.2 मिलियन से 4 मिलियन हुआ है और हेल्थ केयर सेक्टर में 6.8 मिलियन से 7.5 मिलियन में इसी साल हमने ग्रोथ देखा है। ये तीनों सेक्टर काफी टाइम से कांस्टेंट ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इस साल में अच्छा ग्रोथ देखा है और हम सोच रहे हैं कि हमारा अनुमान है कि अगले 5 साल में ये तीनों सेक्टर में काफी ग्रोथ होने वाला है। और स्पेशलाइज्ड रोल जिसकी अपने रिपोर्ट में हमने डिटेल में दिया है, ये ऐसे रोल्स है जो आज हमारा डिजिटाइजेशन काफी तेजी पकड़ चुका है। हर इंडस्ट्री में आप फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी देख रहे हो, जैसे आपका 5G हो गया, आपका टेलीकॉम सेक्टर का जो 5G है, देन इंजीनियरिंग है, IT है, ये तीनों का आपका जो फ्यूजन है उससे उस टाइप की नौकरियां काफी जरूरत है। तो इसलिए इस रिपोर्ट में हमने काफी डिटेल में कौन सा स्किल्स आने वाले दिनों में बहुत महीने रहते नहीं, अपनी रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया है। सुनील, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अगले 3-4 सालों में मैंने अपने दर्शकों से कहा भी कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके घर में कोई 11th-12th में है या फर्स्ट ईयर में है, वो चाहता है कि आगे 3-4 साल में अपने आप को वो बाजार के अनुकूल जो स्किल सेट है उसमें ढालना चाहे। आप क्या सलाह देंगे? इस वक्त डिमांड जो रहने वाली है, इंजीनियरिंग तो आपने बात की, लेकिन इंजीनियरिंग में भी कौन सा जो सेक्टर है उसमें डिमांड्स रहेंगी, किस तरह की रहेंगी? स्किल सेट के नजरिए से किस सेक्टर में आपका आउटलुक क्या देखते हैं? देखिए, ये तीनों सेक्टर में जो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स है वो तो जारी रहेगा, लेकिन जैसे हमने स्पेशलाइज्ड स्किल्स और जो फ्यूचर स्किल्स की जो हमने बात किया है उसको हमने तीनों सेक्टर में मैं आपको बताता हूँ। इंजीनियरिंग में सोलर इंजीनियर्स, कंपोनेंट इंजीनियर, R&D इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इनकी काफी डिमांड आने वाली है। और टेलीकॉम सेक्टर में आपको नेटवर्क इंजीनियर का
और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि स्विचिंग ओवर फ्रॉम 4G टू 5G काफी इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे अपने टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिए उसकी वजह से नेटवर्क इंजीनियर्स, देन सिक्योरिटी इंजीनियर्स, तो आप सब समझते हो, सब लोग अभी अपने अपना ऑनलाइन रहते हैं, तो सिक्योरिटी इंजीनियर्स की काफी जरूरत पड़ेगी। फिर टेक्निकल लीड, सिस्टम इंजीनियर्स और टेक्निकल आर्किटेक्ट, ये पोजीशंस के लिए काफी जॉब्स ओपन होने वाले हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर का ये बात है। और हेल्थ केयर सेक्टर में आप अगर देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर तो काफी बड़ा होने वाला है। उसमें हेल्थ टेक भी आ गया है, काफी सभी हेल्थ केयर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है। उसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल, बायोमेडिकल सेल्स, बायोमेडिकल इंजीनियर्स, सर्विस इंजीनियर्स, क्लिनिकल रिसर्च और नर्स इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, एक और पोजीशन है जो जिसका काफी रिक्वायरमेंट आने वाला है। ये जो पोजीशंस हम बोल रहे हैं, ये जो एग्जिस्टिंग अपना सालों से जो हायरिंग हो रही है, उसको छोड़ के ये वाला नया पोजीशन है जिसमें ये स्पेशलाइज स्किल्स है, जिसके लिए आपको एक्सपर्टाइज और लर्निंग की भी जरूरत पड़ती है और प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये काफी मात्रा में अवेलेबल है, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी से नया स्किल्स है, तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा इस स्किल्स के लिए, और इसके हिसाब से आपको सैलरी लेवल्स भी पड़ेगा। ज्यादा लेकिन क्या रहेगा। क्या इन स्किल सेट जिनकी आपने बात की है, आपने एआई से लेकर रोबोटिक्स से लेकर और हेल्थ केयर में आपने पर्टिकुलर सेक्टर बोले, नेटवर्किंग आपने टेलीकॉम में बोला, उससे रिलेटेड कोर्सेज का पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं या कोर्सेज भी नए डिजाइन करने पड़ेंगे फ्यूचर के हिसाब से? थोड़ी अवेलेबल है, बट काफी आप हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आईटी का काफी कोर्सेज काफी फ्रीली अवेलेबल है, काफी मार्केट हो जाता है। तो लोगों को जो बच्चे हैं 10th 11th 12th जो पढ़ रहे हैं, उनको ऑलरेडी उनको मालूम है कि कौन सा टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उतना मार्केटिंग नहीं हुआ है, और इसके लिए काफी काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और उद्योगपतियों को, और हमारे जैसे टीम लीज डिजिटल जैसे स्टाफिंग कंपनीज को काफी साथ में जुड़ के काम करना पड़ेगा। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने जो नया लॉन्च किया, उसमें भी ये सब स्किल्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो मेरा अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में आप इन सब के बारे में, इन सब कोर्सेज काफी मार्केट में आएगा। अलग हट के सवाल पूछ रहा हूं, हालांकि आप रह रहे के बीच बीच में इस तरह के सर्वेज और रिपोर्ट्स देते रहते हैं कि इंक्रीमेंट कैसा होगा, तनख्वाह इस बार कैसी होगी। कुछ सोचा है 2026 तक तनख्वाह उनका ठीक मिलेगी ना? ऐसा तो नहीं है कि ये इंडस्ट्री किसी दबाव में रहेगी, तनख्वाह कम कर दे? नहीं, तनख्वाह ये इंडस्ट्री में भी तनख्वाह काफी बढ़ जाएगा। बल्कि आज के दिन में आईटी का तो आईटी इंडस्ट्रीज में काफी सैलरीज बढ़ गए हैं, और इस इंडस्ट्री में उतना बड़ा नहीं है। लेकिन जैसे हमने बताया कि आने वाले दिनों में काफी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इस इंडस्ट्री में होने वाला है। तो अभी देखो, आईटी तो इंडस्ट्री एग्नोस्टिक हो गया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कोई और कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी लेवल्स तो ज्यादा होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईटी चाहिए, आपको डोमेन स्किल भी चाहिए। तो दिस आर फ्यूजन स्किल्स, इसलिए सैलरी लेवल्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच सुनील। बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है आप लोगों की जो बताती है कि 2026 तक किस तरह से देश में नौकरियों का जो स्थिति है वो रहेगी। ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी अगर आप सोच रहे हैं कि आप किस कोर्स में, किस स्ट्रीम में, किस डोमेन में जाएं। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आपको कुछ हेल्प ज़रूर करेगी, और जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट हैं 2026 के भविष्य के लिहाज से, उनको आप किस तरह से उन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, ये रिपोर्ट आपको उसमें हेल्प ज़रूर करेगी। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर जो अलग देश में हो रही हैं उन पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण खबर है दवाइयों की महंगाई। अब तक आपने पेट्रोलियम पदार्थ, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की महंगाई देख ही रहे हैं, आप झेल ही रहे हैं, उससे दो चार भी हो रहे हैं। लेकिन अब 1 अप्रैल से जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ हैं, तकरीबन 800 जेनरिक मेडिसिन, वो भी महंगी होने वाली हैं। लगभग 11% इनके दाम बढ़ने वाले हैं। क्यों ये फैसला लिया गया सरकार की ओर से, देखिए इस रिपोर्ट में।
देश में बढ़ती महंगाई से लोग पहले ही परेशान हैं। अब दवाइयों के दाम भी आपके दर्द को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दर्द निवारक दवाइयों सहित हृदय, किडनी, अस्थमा से जुड़े करीब 800 दवाइयों के दाम करीब 11% बढ़ने वाले हैं। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी। कीमतें बढ़ाने के फैसले को एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। जरूरी दवाइयों की अचानक करीब 11% बढ़ोतरी पहली बार की जा रही है। अब तक बढ़ी कीमतों की बात करें तो हर साल जरूरी दवाइयों की कीमतों में करीब 1 से 2% की बढ़ोतरी की जाती है। इससे पहले साल 2019 में एनपीपीए ने दवाओं की कीमतों में 2% और इसके बाद साल 2020 में दवाओं के दाम में 0.5% की वृद्धि करने की अनुमति दी थी। जिन दवाओं की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उनमें सबसे आम उपयोग में इस्तेमाल की जाने वाली पैरासिटामोल भी शामिल है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, मेट्रोनिडाजोल, फोनोबार्बिटोने जैसी दवाएं इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के अलावा कई विटामिन, खून बढ़ाने वाली दवाएं, मिनरल्स को भी इसमें रखा गया है। कुल मिलाकर 30 श्रेणियों में 376 दवाएं रखी गई हैं। ये बुखार, संक्रमण, त्वचा और हृदय रोग, एनीमिया, किडनी रोगों, डायबिटीज और बीपी की दवाएं हैं। एंटी एलर्जिक, विषरोधी, खून पतला करने, कुष्ठ रोग, टीबी, माइग्रेन, पार्किंसन, डिमेंशिया, साइकोथेरेपी, हार्मोन, पेट की बीमारियों की दवाएं भी इसमें शामिल हैं। फार्मा सेक्टर ने दवाइयों की कीमतें करीब 20% बढ़ाने की मांग की थी। फार्मा सेक्टर का तर्क है कि दवाओं के कच्चे माल की कीमत 15 से 150% तक बढ़ गई है। सिरप, ओरल ड्रॉप्स, संक्रमण में उपयोग प्रोपलीन, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, सॉल्वेंट के दाम 250% तक बढ़े हैं। परिवहन, पैकेजिंग, रखरखाव भी महंगा हुआ है। ऐसे में दवाओं का दाम न बढ़ने से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फार्मा सेक्टर के तर्क के बावजूद एनपीपीए ने करीब 11% कीमतों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर। जिस प्लास्टिक को हम अपनी जिंदगी की सहूलियत समझते हैं वही प्लास्टिक हमारे लिए साइलेंट किलर बनता जा रहा है। नीदरलैंड्स की एक रिसर्च सामने आई है जो छपी है एनवायरमेंटल इंटरनेशनल जर्नल में। इस रिसर्च के मुताबिक इंसानों के खून में माइक्रो प्लास्टिक घुस चुका है। प्लास्टिक के ये माइक्रो पार्टिकल्स हमारे सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। हम प्लास्टिक की दुनिया में जी रहे हैं। सुबह की शुरुआत प्लास्टिक के टूथब्रश के साथ होती है और नहाने धोने से लेकर खाने पीने और ऑफिस जाने तक में प्लास्टिक हमारा हमसफर बना रहता है। ऑफिस में कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस भी प्लास्टिक का ही होता है। लेकिन जिंदगी में तमाम तरह की सहूलियत लाने वाला ये प्लास्टिक अब नसों में जहर बनकर दौड़ने लगा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक के पाए जाने का चौंकाने वाला खुलासा किया है। यानी हमारे खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के साथ साथ प्लास्टिक के कण भी हैं। नेदरलैंड्स में हुआ ये अध्ययन एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में छपा है। इस अध्ययन में शामिल 22 लोगों के खून के नमूनों में 5 तरह के प्लास्टिक की जांच की गई है, जिसमें पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीथाइलीन और पॉलीथाइलीन टेरिप्थेलेट शामिल है। अध्ययन के हिसाब से 80% लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। डच शोधार्थियों के इस अध्ययन में पाया गया कि प्लास्टिक के सबसे चर्चित रूप यानी पॉलीइथिलीन टेरिप्थेलेट (PET) के कण इंसान के खून में मौजूद हैं। PET का इस्तेमाल आमतौर पर पानी की बोतल, खाने और कपड़ों की पैकिंग में किया जाता है। सवाल ये है कि हमारे शरीर में ये प्लास्टिक पहुंच कैसे रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक ये प्लास्टिक हमारे शरीर में हवा, पानी या खाने कहीं से भी जा सकता है। मसलन गर्मी के चलते प्लास्टिक बोतल में पानी और दूसरे पेय पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक घुल जाता है। वहीं प्लास्टिक के कप में चाय पीने के साथ ही प्लास्टिक की प्लेट में गर्म खाना खाने से भी माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्लड में घुलते हैं। प्लास्टिक की बोतल और कंटेनर्स में एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स यानी EDC पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में एंट्री करते ही
कैंसर, शुगर, अस्थमा, न्यूरो और ओबेसिटी जैसी कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। खासकर प्लास्टिक की रैपिंग और बर्तन का ज्यादा इस्तेमाल किडनी और लीवर को तो डैमेज करता ही है, साथ ही ये नर्वस सिस्टम भी डैमेज कर सकता है। इससे इंसान के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक का कचरा सी फूड के जरिए हमारे खून में घुल रहा है और सेहत को खराब कर रहा है। हालांकि अच्छी क्वालिटी के BIS मार्किंग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी सेफ माना जाता है, लेकिन प्लास्टिक के इस्तेमाल से जितना दूर रह सकते हैं उतनी ही दुरुस्त आपकी सेहत भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए हमारी खास पेशकश शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज मेटावर्स की दुनिया। तो आज से हम चला रहे हैं एक खास सीरीज मेटावर्स की दुनिया। जैसा हमने आपको बताया, इस सीरीज में हम आपको कराएंगे मेटावर्स की सैर, समझाएंगे कैसे काम करती है मेटावर्स की दुनिया, कैसे ये बदल रही है हमारी रियल लाइफ को। मेटावर्स टेक्नोलॉजी के जरिए अब आप घर बैठे ही पूरी दुनिया घूम सकते हैं, यही नहीं अंतरिक्ष की सैर भी कर सकते हैं। मेटावर्स की नब्ज समझाती इस रिपोर्ट को देखिए, बुनियादी जानकारी समझिए, मेटावर्स है क्या। इस साल वर्क फ्रॉम होम के बाद मैंने सोचा है कि पूरी दुनिया की सैर की जाए, वो भी होम से। इस साल मैं अंतरिक्ष की सैर करने वाली हूँ, और वो भी घर से, बिना एक पैसा खर्च किए। बड़े बड़े ब्रांड्स की इस साल मेरा शॉपिंग का प्लान है। लुई विटॉन, गुची, वर्साचे, और वो भी किसी बिना डिस्काउंट के 1/4 प्राइस पर। जी हाँ, मैंने अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं खोया। ये सब मुमकिन है मेटा की दुनिया में, जिसे समझने के लिए सबसे पहले आप मिलिए मेरे अवतार से। अब मेटा के यूनिवर्स में अगर आपको जीवन जीना है तो आप नहीं, बल्कि ये जीवन आपका अवतार जिएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप नहीं, बल्कि आपका अवतार किसी वीडियो गेम में दुश्मनों का खात्मा करता है। वैसे ठीक वीडियो गेम की तरह ही एक काल्पनिक दुनिया है मेटावर्स। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो कि इंटरनेट पर बसी है। ये एक शेयर्ड वर्चुअल स्पेस है, जिसका हिस्सा किसी का भी अवतार दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी बन सकता है। साल 2021 में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम बदलकर मेटा रख दिया था और अनाउंस किया था कि कंपनी अब से मेटा यूनिवर्स यानी कि मेटावर्स जोरों शोरों से डेवलप करना शुरू कर देगी। अब इस मेटावर्स में वर्चुअल घर बाहर सब होगा। फ्लैट, बंगले, दुकानें, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, दफ्तर, पार्क, शॉपिंग मॉल, खाना पीना और वो सब जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे इन सारी प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट्स का लुत्फ आप उठाएंगे अपने अवतार के जरिए, और ये प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट्स होंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिन्हें कहा जाता है NFT। मेटा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल है। इसकी ग्रोथ के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहा है। इंसानी दिमाग को वर्चुअली वो एक्सपीरियंस दे सकता है जिसे शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। शायद तभी दिग्गज इन दिनों मेटा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मेटा की पाठशाला में हम आपको कल बताएंगे कि आप कैसे मेटावर्स का हिस्सा बन सकते हैं और कैसे आप वहां बना सकते हैं अपना घर और कर सकते हैं कमाई। तो इस खास सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल वक्त है एक और खास पेशकश का, जिसे आप बहुत सराह रहे हैं, और यह है मामला क्या है। और मामला क्या है, मैं आज हम आपको बताते हैं NFTs के बारे में। आज हम क्यों NFT की बात कर रहे हैं वो भी आपको बता दें। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने NFT स्पेस में एंट्री कर ली है। M&M कल थार SUV का NFT लॉन्च करेगी। कंपनी ये NFT टेक महिंद्रा के साथ लॉन्च करेगी। अब यह खबर सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये NFT क्या होता है, कैसे कोई कंपनी किसी चीज का NFT ला सकती है, NFT का पूरा मामला क्या है, ये समझा रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी।
देखिए 29 मार्च को महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो लोकप्रिय एसयूवी गाड़ी है थार, इसका NFT जो है लॉन्च होने वाला है। और अच्छी बात है कि इससे जितनी भी कमाई होगी इसको जो है गर्ल एजुकेशन यानी अनप्रिविलेज्ड गर्ल एजुकेशन के ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। काफ़ी लोग अभी भी समझना चाहते हैं कि दरअसल NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से जो आप डिजिटल असेट्स होते हैं इसे स्टोर कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं तो इसमें ट्रांसफ़र यानी खरीद बेच भी जो है बहुत आसान होती है और मालिकाना हक भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें स्टोर्ड रहता है। यानी जो डिजिटल लेजर है इसके माध्यम से आप इसके जो प्रीवियस ओनर है इसको भी ट्रेस कर सकते हैं। यानी जो आप फिजिकल असेट्स में हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आर्ट्स, इनमें एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि डुप्लीकेट होते हैं, फर्जी होते हैं। लेकिन NFT में ये रिस्क जो है पूरी तरीके से हट जाता है। और आपको ये भी बात बता दूं कि लिस्टेड स्पेस में, खासतौर पर ऑटो स्पेस में जो है NFT मार्केट में एंटर करने वाली जो है M&M पहली कंपनी होगी। तो यहाँ पर नज़र रखिएगा। अगर आप ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एक ओला स्कूटर में धमाके के बाद आग लग जाती है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। भारतीय बाजार में ओला स्कूटर धूम मचा रहा है। ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर की एडवांस में बुकिंग चल रही है। कई लोग कतार में हैं और कई इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ओला का शानदार स्कूटर मिल जाए। लेकिन इस सब के बीच एक वीडियो ने उनके सपनों में आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओला कंपनी का स्कूटर अचानक से आग की लपटों से धधक उठता है। यह वीडियो पुणे के लोहेगांव इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Pro किस तरह से धू कर जल उठा। बताया जा रहा है कि ओला S1 में आग लिथियम आयन बैटरी के खराब होने या फिर शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। हालांकि इस पर जांच की जा रही है कि आखिर किस वजह से आग लगी। बता दें कि ओला S1 में 2.97 किलोवाट पर आवर की बैटरी मिलती है, जबकि S1 Pro में 3.98 किलोवाट पर आवर बैटरी मिलती है। कारण जो भी हो, लेकिन इस तरह से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगना निश्चित रूप से एक डरावनी घटना है और भविष्य में उन खरीदारों को जरूर डराएगी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं या बुकिंग करा चुके हैं। इधर ओला कंपनी ने ई स्कूटर में आग लगने की घटना की पुष्टि की है। कंपनी का कहना है कि वो आग लगने का कारणों का पता कर रही है। ओला कंपनी का यह भी दावा है कि ओला स्कूटर पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां तक आग लगने का सवाल है, जांच के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। 2 दिनों के भारत बंद का आज असर जो बैंकिंग का है देखने को मिला है। देश की सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक भले ही इस हड़ताल से खुद को बाहर रखे हुए है, लेकिन अन्य सभी सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने बैंकों के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारत बंद का असर परिवहन और खनन पर भी देखने को मिला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोयला खनन वाले इलाकों में मजदूरों ने हड़ताल की और कामकाज बंद रखा। वहीं बंगाल में ट्रेड यूनियनों ने कई रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दी और जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि भारत बंद का समर्थन कोयला, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलीकॉम, तेल और पोस्टल विभाग से जुड़े संगठनों का मिला है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पारा तेजी से बढ़ने लगा है और मार्च में ही गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। मौसम विभाग ने पिछले शनिवार को ही देश में कई राज्यों के लिए हीट वेव यानी लू चलने का अनुमान जाहिर किया था। यही कारण रहा कि कई राज्यों में लू चली। दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 28 मार्च तक लू की कोई संभावना नहीं बताई गई थी, लेकिन अभी भारी उमस से लोगों का हाल बेहाल है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हर साल मार्च महीने के आखिरी सप्ताह से शुरू होने वाली गर्मी ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, गुजरात और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने की संभावना जताई थी। यही कारण रहा कि कई राज्यों में लू चली और लोग बेहाल रहे। दिल्ली एनसीआर के लिए भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 28 मार्च से पहले कभी भी इलाके में लू चल सकती है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से फिलहाल अब दिल्ली एनसीआर में 28 तारीख तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग की माने तो मार्च के अंत तक या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में दिल्ली के लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस बार पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ने का भी अनुमान है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश सामान्य हुई तब भी गर्मी से लोगों को राहत मिलती रहेगी। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश सामान्य हुई तभी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल इस मौसम में गर्मी से ज्यादा उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दरअसल आईएमडी ने मार्च के शुरुआत में ही 3 महीनों का पूर्व अनुमान जारी किया था। इसमें विभाग ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के इलाकों में पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में हीट वेव शुरू हो गई है। बीते गुरुवार को राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं राज्य के ही बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में ये गुरुवार के दिन 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल तो आलम यह है कि गर्मी और धूप दोनों ही अपने तेवर दिखा रहे हैं। अप्रैल, मई और जून की गर्मी कितना कहर बरपाएगी, ये अनुमान ही लगाया जा सकता है। वैभव परमार के साथ आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए। हंगामे के चलते बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले विधायकों में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी, मनोज टिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन, नरहरि महतो भी शामिल हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि सिविल ड्रेस पहने पुलिसकर्मी और टीएमसी विधायकों ने उनके साथ मारपीट की। एक साथ शाउटिंग डेमोक्रेटिक वे से हम लोग का अधिकार है, लेकिन कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस ये लोग लाया, कलकत्ता पुलिस का आदमी। बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादु शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर। दिल्ली विधानसभा में भी आज बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अरविंद केजरीवाल पर दिए आपत्तिजनक बयान पर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने आदेश गुप्ता के बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया, माफी मांगने की अपील भी की। आम आदमी पार्टी विधायकों ने माफी की मांग करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई, जिसके विरोध में बीजेपी के विधायकों ने भी विधानसभा में जमकर हंगामा किया। इसके बाद बीजेपी के 3 विधायकों को सदन से निलंबित भी कर दिया गया। विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के मुखिया होकर कश्मीरी पंडितों के दर्द पर अट्टहास किया। याद है ना, याद रहना चाहिए इतिहास के अंदर जिन जिन लोगों ने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया है, उनका हश्र कैसा हुआ है। कांग्रेस, लालू, मुलायम जैसा हश्र भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का होने वाला है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार शपथ ले ली है। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत के अलावा विश्वजीत राणे, मॉविन गोढिनो, रवि नायक, नीलेश कैब्राल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खुंटे, गोविंद गौड़े और अतानासियो मोनसेराते ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रमोद सावंत के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यूपी विधानसभा के 18वें सत्र के लिए आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब एक दूसरे के सामने आए तो अभिवादन किया गया एक दूसरे का। यूपी चुनाव के बाद ये पहली बार था जब योगी और अखिलेश एक दूसरे के सामने आए। आपको बता दें कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में आज विधायक पद की शपथ ली है। 18वीं विधानसभा में अखिलेश यादव अब नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी।
चाइनीज करेक्शन वाली डिजिटल लेंडिंग एप्स पर सख्ती जारी है। अब ईडी ने रिजर्व बैंक से इन लेंडिंग ऐप से जुड़ी एनबीएफसीज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ईडी ने एनबीएफसीज का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। ईडी ने रिजर्व बैंक को करीब 50 एनबीएफसीज की लिस्ट सौंपी है। नेट ओन फंड के मुकाबले कई गुना लोन बांटा गया था। चाइनीज कंपनियां फिनटेक बनकर एनबीएफसीज से जुड़ती हैं, ग्राहकों की निजी जानकारियां जुटाकर उनका दुरुपयोग और शोषण करती हैं। टेंशन, गाली, धमकियां और माँ बाप से बदसलूकी की वजह से लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। They are like torturing us like and help. The next option for us is to die. यहाँ छोटे लोन देने वाली कंपनियों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। नहीं समझते क्या? और गाली देना पड़ेगा क्या? पैसा नहीं तो मर जा। तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारा भिखारी, जल्दी पेमेंट कर। भिखारी है तो फिर लोन क्यों दे रहे हैं आप? आपको नहीं पता आपको किसे लोन देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए? ट्राई कुछ भी नहीं चलेगा। एक हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा बजेगा आप बैंक, और तब देखते हैं कि तुम्हें पूरे महाराष्ट्र में कौन देता है जॉब। क्या मुंबई, महाराष्ट्र ये देश आपके बाप का है कि हम कहीं आपको जॉब नहीं लगने देंगे? ये किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है? कैसे कर लेंगे? आपको एक फॉर्मूला समझ में आता है कि पैसा मेंटल टॉर्चर करके ही आएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ही इन छोटे लोगों के हैं जो 2, 3, 5, 10 हज़ार रुपए का लोन लेते हैं और डबल पैसा भरते हैं। वो तब जाकर इन कंपनियों से लोन लेते हैं जब इन्हें कहीं से नहीं मिलता। तो इनको रिलीफ देने की ज़रूरत है कि मोरेटोरियम के बाद आप पैसा लीजिए। हमारी ये मुहिम दीप फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंची है। किसी भी ग्राहक को परेशान किया जाएगा तो शक्तिकांत दास साहब अपनी शक्ति दिखाएंगे उन्हें। ये मैसेज लाउड और क्लियर जाने की जरूरत है। हिंदुस्तान के लोगों को लूटने की ये साजिश है चीन की, चीनी निवेशकों। ये कंपनियां हैं कौन? ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही है? हमने सैंपल के तौर पर 52 डिजिटल कंपनियों की जांच पड़ताल की। 52 में से 14 कंपनियों में चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। ये इस पूरे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरह से चीन की कंपनियां, चीन के निवेशक भारतीय मोबाइल ऐप में पैसा लगाकर यहाँ के लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर एक्शन हर तरह से, हर एंगल से, हर एक रेगुलेटर की तरफ से और सरकार के हर एक डिपार्टमेंट जो कि इससे संबंधित है उससे करने की ज़रूरत है। तो अब ये मामला जो है संसद तक पहुंचा। लिखित जवाब दिया गया है आईटी एमओएस संजय धोत्रे के द्वारा और उन्होंने कहा है कि इस पे लगातार सरकार एक्शन ले रही है। तेलंगाना के राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में एक चाइनीज नागरिक और एक भारतीय नागरिक को पकड़ा गया कल, और ये उसी कड़ी में है जो पहले से जो फ्रॉड लोन ऐप्स के जो है केसेस सामने आ रहे हैं। जब तक ये सब कुछ नहीं होता जी बिजनेस आपके लिए लड़ता रहेगा, ये हमारा वादा है। आरबीआई और रेगुलेटर्स को ये कहना चाहता हूँ, आपकी और कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। आपने अब तक जो कदम उठाए सराहनीय है, काफ़ी अच्छा काम किया, उसका असर भी दिख रहा है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम आपकी आवाज़ को आगे भी उठाते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार बढ़त के साथ खुला, लेकिन बाजार के खुलते ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई। निफ्टी ने 17,000 के करीब सपोर्ट लिया और दोपहर बाद अच्छी रिकवरी आई। आखिर में बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी में करीब 225 अंकों की रिकवरी दिखी। क्रूड में ज्यादा हलचल नहीं होना भी बाजार के लिए अच्छा रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 231 अंक चढ़कर 57,593 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 70 अंकों की तेजी के साथ 17,222 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 अंक उछलकर 35,710 के स्तर पर वो क्लोज हुआ। और आइए मार्केट में और ज्यादा एक्शन समझते हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे से। ओवर टू यू वरुण। देखिए, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और मार्केट ने लिए हरे निशान में क्लोजिंग। इनफैक्ट लगातार 3 दिन गिरावट के बाद आज फाइनली हरे निशान में मार्केट बंद हुआ है और देखिए निफ्टी को 17,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। वैसे तो शुरुआत जो थी वो थोड़ी कमज़ोर थी और सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से बेहतरीन रिकवरी देखने मिली, जिसके चलते मार्केट ने हरे निशान में क्लोजिंग दी है। कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट का भी सहारा देखा गया है। स्टॉक्स वैल्यू एक्शन की बात करें तो निफ्टी का टॉप गेनर्स देखिए,
भारतीय एयरटेल यहाँ अच्छी खासी तेज़ी थी। मेटल काउंटर्स में अच्छे खासे गेंस थे। आज कोल इंडिया को देखिए यहाँ पे अच्छी तेज़ी थी। एक्सिस बैंक, आईटीसी लगातार तेज़ी में है। आज देखिए करीब 255-260 के लेवल के आसपास ये काउंटर पहुँच चुका है। इसके अलावा जीएनएफसी में तेज़ी थी। गेल जो बायबैक का ऐलान इस कंपनी ने किया है कि 31 मार्च को डिसाइड करेंगे बायबैक के ऊपर, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। जेके टायर और गुजरात एल्कलीज में भी अच्छे खासे गेंस थे। खबरों के चलते आज आयनक्स लीजर और पीवीआर फोकस में था, क्योंकि जो मर्जर की इन्होंने बात की है उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने मिला। इसके अलावा एस्ट्रा डीएम में खबरें थी। इंडस टावर, भारतीय एयरटेल जो 4.7% हिस्सा खरीदने वाला है उसका प्राइस भी आ गया। उसके बाद स्टॉक में अच्छे खासे गेंस देखने मिले। वहीं टॉप कॉल्स में देखिए टाटा एलेक्सी, आज हमारे चैनल पे खरीदारी की सलाह दी गई थी और स्टॉक देखिए लगातार लाइफ हाई पे चल रहा है। EIH, टेगा इंडस्ट्रीज़, पॉलीप्लेक्स, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे हमारे चैनल पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी और इन स्टॉक्स में जम के तेज़ी देखने मिली है। लूजर्स की बात करें तो यूपीएल, डॉक्टर रेड्डीज, खासकर फार्मा काउंटर जो है वहाँ पे आज अच्छा खासा दबाव देखने मिला। पॉलीकैब और कॉनकॉर, पिछले ट्रेडिंग सेशन में कॉनकॉर में अच्छी तेज़ी थी, आज यहाँ गिरावट देखने मिली है। वहीं एस्कॉर्ट्स, आज वो ओपन ऑफर का आखिरी दिन है, उसके पहले स्टॉक में गिरावट देखने मिली। रुचि सोया, एफपीओ चल रहा है, स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव यहाँ भी देखने मिला। स्पंदना स्फूर्ति और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, आज इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग देखिए उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। तो ये वो स्टॉक्स है जहां दबाव देखने मिला, लेकिन मार्केट जो है उसका मूड आज सेकेंड हाफ में खासकर सुधरा और इसके बाद आपने देखा क्लोजिंग जो है वो हरे निशान में हुई है। शुक्रिया वरुण। और मार्केट पे एक्शन पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। सर, भरपूर एक्शन है मार्केट में, कल से क्या उम्मीद रखें? बाउंस बैक आया नीचे के लेवल्स पे, ऐसा लगता है कि 17,100 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ऊपर वापस से रेजिस्टेंस है। और ईयर एंडिंग का भी एक मुझे लगता है कि एक ललनेस दिख रहा था और कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप में भी मुझे लगता है कि आगे एक्शन आना चाहिए। सो मे बी कि ये ईयर एंडिंग की वजह से एक ललनेस थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगेन कि ग्लोबल क्यूज और ये सब थोड़े बहुत आज बेहतर है, तो कल हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक तेजी के साथ खुल जाए। बाकी लेट्स सी, एक दो दिन मुझे कहीं ना कहीं ललने से दिख रही है मार्केट में। सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि किस तरीके से मार्केट्स में एक्शन लिया जाए। बाकी बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सहारा दिया एंड ओवरऑल मार्केट्स में मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक ही रहना चाहिए और आईटी फार्मा कहीं ना कहीं वापस से एक अच्छा माहौल बना सकता है। सो आईटी फार्मा इन स्टॉक्स पे ध्यान दें। शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, कल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, रणनीति के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने निवेशकों को आगाह किया है कि अगर उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च के बाद नया सौदा वो नहीं कर पाएंगे, साथ ही ओपन पोजीशन को भी नहीं काट पाएंगे। आपको बता दें कि 31 मार्च तक पैन आधार लिंक करना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक आधार पैन लिंक नहीं किया है तो ये आप घर बैठे ही कर सकते हैं। क्या करना है आपको? इसके लिए आपको incometax.gov की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आपको पैन आधार लिंक करने का विकल्प मिलेगा। आपका काम घर बैठे हो जाएगा।